प्रश्न क्रमांक 13 पे क्या लिखा है ध्यान दीजिए। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर 31 मार्च 2020 का ईयर एंड है तो 19-20 क्या रहेगा सर? करंट ईयर। 18-19 प्रीवियस ईयर, 20-21 अगला साल। तो पकड़ो, ध्यान दो इधर। रिसिप्ट पेमेंट में जो दिया है डेटा, ध्यान दो बेटा। ये ओपनिंग बैलेंस जो है 32,800 का क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस की एसेट। अगर अपने को जरूरत पड़ी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सजेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में है नहीं। सबको सजेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन एनपीओ का कर रहे हो, पेपर में 6वें नंबर पे आएगा, उसको पढ़ते समय युवराज, उसको पढ़ते समय आपको क्या करना है, प्रश्न की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। और रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। साथ में ये चेक कर लो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्या, नहीं है। नहीं है तो ये चेक करो कि ओपनिंग जो कैश बैंक का बैलेंस है उसमें इंट्रोड्यूस वर्ड या ऐसा कुछ लिखा है जिससे ये समझ में आ जाए कि स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं है तो ये चेक करो कि बैलेंस एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड है क्या, वो भी नहीं है क्या, मतलब मजबूरी में आपको कैपिटल फंड बनाना पता करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो किस कैटेगरी का प्रश्न है तय करते हैं। तो इधर एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, कहीं पे कैपिटल फंड दिख रहा है क्या? दूर दूर तक, ज्यादा दूर मत जाओ, आंसर में जाके देखे सर दिया है। अरे मतलब क्वेश्चन में दूर दूर तक देखने बोले तो बहुत दूर जाने को देखते क्या। तो कहीं पे है कि कैपिटल फंड, और ओपनिंग अपने को प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला, और ओपनिंग बैलेंस शीट मजबूरी में बनाना पड़ने वाला है। क्या बात की मजबूरी आन पड़ी है कि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा कैपिटल फंड पता करने के लिए? समझते हैं? इसको समझ में है? नमस्ते है। बताइए ना, ओपनिंग बैलेंस को कैश को कहाँ लिखेंगे? अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट आ जाते एडजस्टमेंट पढ़ते। जय हनुमान व्यायामशाला 5,000 मेंबर है, ये थोड़ा मेंबर के सामने पैसा लगा दिए है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? जय हनुमान व्यायामशाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हैज 5,000 मेंबर, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन और 5,000 मेंबर अगर महीने साल के 50 रुपए देंगे कितने होंगे? 50,000 गुना 5,000 गुना 50, 5,000 गुना 5 होता है 25,000। 25,000 के आगे जीरो लगा दो, 2.5 लाख। कितने होते हैं? 2.5 लाख रुपए अपने को मिलेंगे। 50-50 रुपए अगर 5,000 मेंबर देंगे तो 2.5 लाख रुपए का ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, जो आया नहीं है, क्योंकि 2,30,000 ही रिसीव हुए करंट ईयर के। कितने रुपए करंट ईयर के मिलने के? ये आप लोग को कैसे समझ में आ रहा? समझ में आया? क्योंकि टोटल 5,000 मेंबर के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख मिलना चाहिए, और रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर का 2,30, यानी करंट ईयर के 30,000 आउटस्टैंडिंग है, जिसकी हिंट एडजस्टमेंट में दी है, जिसके दो इफेक्ट होंगे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 20,000 के सब्सक्रिप्शन को 2,30,000 के रिसीव्ड वाले सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। और जो 30,000 रुपए हिंट मिली अपने को एडजस्टमेंट से कितने पे, जो अपने को सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 20,000 रुपए नहीं मिले हैं, वो कब मिलेंगे? इसीलिए उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? समझ में आ रहा है क्या? और जो पिछले साल का इस साल मिल रहा है का मतलब जरूर पिछले साल वो मिला, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखिएगा, नहीं गा होगा। तो अभी सब्सक्रिप्शन को पकड़े हैं तो उससे रिलेटेड जो जो चीजें जहां जहां दिख रही वहां वहां उसको देख लो। तो पहले तो ओपनिंग ये वाला देख लिए थे, करंट ईयर से रिलेटेड या कोई और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या? बस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इतना ही है। 4,000 जो पिछले साल का अभी मिल रहा हो, पिछले साल के एसेट। अपने मन से ये मत मानना 5 मिलने के होंगे, 6 कुछ नहीं बोला था, वो 4 ही मिलने के होंगे ऐसा मानेंगे। समझ रहे हो क्या बोले? और वो 4 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगा एक ही पे। और जो करंट ईयर में रिसिप्ट हुआ 2,30, उसमें एडजस्टमेंट के जोड़ेंगे 20, टोटल हो जाएगा 2,50,000। और जो 20,000 रुपए नहीं मिले उसको करंट ईयर के एसेट में लिखेंगे। ओवरऑल कितने इफेक्ट हुए बताओ इस पूरे कार्यक्रम के? 3। एक तो ट्रायल बैलेंस वाले 4,000 के रिसिप्ट के एक इफेक्ट, पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन के पैसे अब मिल रहे, मतलब वो पिछले साल तक मिले, पिछले साल के एसेट रही होंगी। और इस साल जो मिल रहे हैं 2,30 करे इस साल के लिए, उसमें हमने एडजस्टमेंट पढ़ के तो पता चला कि 2,50 मिलना चाहिए था पूरे के तौर पे, जिसको देख रहे तो मिला नहीं है पूरा, उसको अधूरे को पूरा करने के लिए 20,000 जोड़े। और वो जो 20,000 जोड़े ना दिमाग लगा कि 20,000 कम मिले, उसका इफेक्ट सेकंड भी करेंगे एडजस्टमेंट के तौर पे। जो मिले नहीं है उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। समझ रहे हो क्या बोले? तो ओवरऑल 3 जगह पे पूरे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड फाइनल कॉलम में अमाउंट आएंगे। एसेट में करंट ईयर के 20,000, इनकम में करंट ईयर के 50,000, 2,50,000, 2,30 प्लस 20 मिला के। और जो 4,000 पिछले का अभी मिल रहा है उसको पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे, एक इफेक्ट 4,000। समझते? आगे अगला एडजस्टमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में जोड़ देंगे और दूसरा लाइबिलिटी में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग देने के तो क्या हुआ, लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर में जोड़ दिए, और नहीं पे किए आउटस्टैंडिंग देने के, इसलिए क्या बन जाएगा हमारे लिए
रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी करंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में उसका दूसरा इफेक्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट समझते हैं सबको, क्योंकि 12वीं में आप लोग फाइनल अकाउंट का टॉपिक ऑलरेडी अगर पढ़े हो तो ये वाले एडजस्टमेंट तो आपको देखे देखे जैसे लगते होंगे। ये सब्सक्रिप्शन वगैरह थोड़े से नए तरीके के एडजस्टमेंट है। बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आपको आता है, आता नहीं आता? बोलो ना लोग, दो इफेक्ट बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट बोलो। वेरी गुड। और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी। ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट स्टूड एज अंडर, जो ओपनिंग डेट है कितनी तारीख है सर? ये 1 अप्रैल। और अपना ईयर का एंड हो रहा है युवराज 31 मार्च 2020। और ये 1 अप्रैल दिया, मतलब ईयर के बिगिनिंग का डेट। कैलेंडर अपना फाइनेंशियल ईयर क्या कब चालू होता? सूरज, सुजल, सुजल, बोलो ना सुजल। हम तो बोलते रहते, हमारा क्या है, पैसा लेते बोलने के। तुम भी बोलो कभी कभी कुछ। बोलू मैं? इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोलना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 जो है वो कौन सी डेट है? ओपनिंग डेट है। और अपना फाइनेंशियल जो ईयर है वो चालू कब होता और खत्म कब होता? 2020 31 मार्च को खत्म हो रहा, चालू कब होता? 31 मार्च 2020 को खत्म होता, तो चालू कब होता? 2019। तो ये वही डेट है जो अपने फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग का डेट है। जिस बिगिनिंग के डेट के क्या दिए हुए हैं वैल्यू? एसेट की वैल्यू दी हुई है, जिसमें लैंड बिल्डिंग 70 और फर्नीचर 45। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस, नीरज ये दोनों ओपनिंग बैलेंस के बारे में एडजस्टमेंट में दिया, इसलिए कितने इफेक्ट करेंगे? एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में डायरेक्ट बाहर। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में क्या करके लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपडेट अपडेट करने की प्रोसीजर क्या है? चेक करेंगे रिसीव पेमेंट में कुछ है क्या, और एडजस्टमेंट में डिप्रेशन बोला है क्या, याद है क्या? कल सिखाए थे क्या? ओके। डिप्रिसिएशन ऑन अबव, अबव मतलब दोनों एसेट, अबव मतलब ऊपर। वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम से पढ़े लगता बचपन से। तो डिप्रिसिएशन ऑन अबव एसेट 10% पर एनम। 10% पर एनम का जो डिप्रिसिएशन है इसके दो इफेक्ट बोलो। एसेट से माइनस करेंगे, इनकम एक्टिविटी के एक्सपेंडिचर में लिख दीजिएगा। और इनको अपडेट करने में भी इसका काम आएगा। और एक बार चेक भी कर लेना रिसीव पेमेंट में लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी प्रकार का रिसीव पेमेंट है क्या, और उसमें हो सकता है वो प्रॉफिट लॉस में बिका जा रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? परचेज या सेल कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। क्लास है 4 बजे है, इधर है, समय है, बाहर बैठना है, इधर ही है, जल्दी से कराना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाते हैं, अगला एडजस्टमेंट। इनकम अकॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट 2000 की इनकम अगर अकर्ड, अकर्ड मतलब क्या होता है? अर्न बट नॉट रिसीव्ड को शॉर्टकट वर्ड है अक्रूड। अक्रूड मतलब होता है, अक्रूड मतलब अर्न बट नॉट, तो नहीं मिला कब मिलेगा? एक इफेक्ट आएगा अक्रूड इनकम का एसेट में। दूसरा जो नहीं मिला इनकम तो क्या हुआ? इनकम तो इनकम में जाके लिख देंगे। अगर ऑलरेडी कुछ रिसीव्ड है तो उसको जोड़ के लिखेंगे, कुछ भी नहीं रिसीव्ड है पूरा अक्रूड है तो अक्रूड की वैल्यू को इनकम में तो डायरेक्ट लिख देंगे। समझ रहे हो? दो इफेक्ट क्या होंगे सर अक्रूड इनकम के? जैसे आउटस्टैंडिंग को जोड़ के एसेट में लिखते हैं, किस बात के? एसेट के। वैसे ये इसके भी वही दो इफेक्ट होते हैं अक्रूड इनकम, मतलब इनकम कमा लिए लेकिन मिली, तो जो इनकम मिलने की वो क्या है? एसेट में लिख दो। नहीं मिली तो क्या? इनकम तो भी है वो, तो इनकम में उसको रिकॉर्ड कर दो या ऐड कर दो। समझ रहे हो? समझो आगे। 50% इंटरेस्ट फीस, 60% डोनेशन शुड भी इनकम में से घटा दो। कैपिटल फंड में जोड़ के बता दो। नहीं बताएंगे, नहीं घटाएंगे, कहाँ से घटाएंगे, कहाँ पे बताएंगे? इनकम में से घटाएंगे और कैपिटल फंड में लिख के बताएंगे। तो अब प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब आंसर करेंगे कितनी स्टेप? स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, रिसीव पेमेंट के बचे आइटम का एक। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बन सरप्लस डिविजन निकाल के कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बन करके कैपिटल फंड की वैल्यू लिख देंगे अंदर, और उसमें जो भी अपडेट है सरप्लस डिविजन माइनस करके फाइनल लिख देंगे बाहर। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल आएगा इक्वल। नहीं समझे? इसी टॉपिक को जो अभी पढ़ा है उसका कराते हैं इक्वल। तो बताइए ना, स्टेप नंबर 1, 5000 मेंबर है, ये रुपीस का साइन लगा है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है। पुरानी किताब में जो आप लोग के पास है उसमें भी रखा है रुपीस का साइन, तो आप लोग को इतना समझता रुपए में नहीं देते मेंबर, क्वांटिटी रहती समझता है ना, इतना तो गाँव का ज्ञान होगा ही तुम्हारे को। तो 5000 मेंबर अगर 50 रुपए देंगे तो 2.5 लाख मिलना चाहिए। कितने मिलना चाहिए? वो 2,50,000 रिसीव्ड हुआ क्या देखो बोला, करंट, और मिला तो है वैसे 234, लेकिन उसमें से भी करंट ईयर के लिए कितना मिला सिर्फ? तो बस वो 230 के वैल्यू में करंट ईयर के कितने मतलब मिलने के
ये आपको कोई बताने नहीं आया, बल्कि आपको ये बताया गया 5,000 मेंबर है, 50 रुपए देंगे तो 2.5 लाख मिलना चाहिए, आपने खुद पता की। और मिले कितने करंट ईयर के लिए? इसका मतलब 20,000 अभी भी मिलने, जिस बारे में एडजस्टमेंट में हिंट थी उसके दो इफेक्ट होंगे। अधूरे को पूरा करने के लिए उस 230 में 20 जोड़ के 250 करेंगे, और जो 20 जोड़े हैं ना, जो अपने को मिलने के हैं ना, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखना है ना, ऐसे। तो पहले हम आ जाते हैं इनकम में, तो इनकम में जितना कम था उसको क्या कर दिए, प्लस 20 मिला के कितना कर दिए, और जो 20,000 मिलने के उसके दूसरे इफेक्ट के तौर पे उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट में देखो लिखा हुआ है क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। और अगर अपन देखें सब्सक्रिप्शन को, तो उससे रिलेटेड जहां पे जो दिख रहा है उसको क्या कर दो, इफेक्ट कर दो। क्या दिख रहा है और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पूरे प्रश्न में, पिछले साल 18-19 का सब्सक्रिप्शन अभी मिला है, इस साल मिला, इस साल ये है, लेकिन वो मिला किस लिए, किस साल के लिए है, पिछले। तो पिछले का अभी मिल रहा, मतलब पिछले साल तक वो मिला, वो पिछले साल यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या रहा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाके 4,000 एक ही इफेक्ट लिख दो, क्योंकि उसके बारे में रिसीव पेमेंट में दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में देखो दिख रहा है क्या, 4,000। बस ये दोनों का, इसका एक इफेक्ट हो गया, उसके दो इफेक्ट हो गए, सब हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 खत्म। एडजस्टमेंट नंबर 2 में ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी के 12, बताओ पेमेंट में सैलरी कितनी है। उसके अलावा एडजस्टमेंट बोलता कि आउटस्टैंडिंग कितना, तो 50 और 12 बाहर कितना आ रहा, तो ये 62,000 देखो एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, 50 और 12। और ये जो हम 12 जोड़े एडजस्टमेंट में बोला आउटस्टैंडिंग के बारे में, कितने पे करेंगे, अगर हम आउटस्टैंडिंग है सैलरी का मतलब हम पेंडिंग है देने के है, तो वो बकाया है, मतलब हमारे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी के तौर पे दूसरा इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे। देखो करंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है कि 12, एडजस्टमेंट नंबर 3, ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू को पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में डायरेक्ट डायरेक्ट बाहर लिख दूं, फिर क्लोजिंग में एक एक को चुन चुन के अपडेट करना। पहले हम 70 और 45 दोनों की वैल्यू को एसेट में डायरेक्ट बाहर लिख देते। 70 और 45 एसेट में दिख रहा क्या, 70 दिख गया, 45 दिख गया। अब 70 को अपडेट करने के लिए पहले जाएंगे रिसीव पेमेंट में और चेक करेंगे रिसीव पेमेंट में किसी प्रकार का बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बदलाव आया क्या, खरीदी बिक्री हुई क्या, प्रॉफिट में लॉस में बेचे क्या, कल आया था शायद ऐसा कुछ, लेकिन आज हुआ है क्या। इवन फर्नीचर के भी बारे में हुआ है क्या, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर दोनों में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन अगला एडजस्टमेंट है जिसमें बोला गया है डेप्रिसिएट द अबव एसेट, अबव मतलब उसके ऊपर का होता है, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चों ने बताए थे, हमको नाम नहीं मालूम, अभी तो नाम नहीं लेते। बताओ ना अबव एसेट पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, तो हम 10% बस घटा के अपडेट कर देंगे, क्योंकि और किसी प्रकार का अपडेट, ये 70 को और ये 45 को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिख दिए जाके अंदर, ये देखो लिखे के अंदर 70 में से 10% घटाओ 63, बचेगा 63। फर्नीचर के 45 में 10% मतलब 4.5 घटाओ 40%। और ये जो 7 और ये 4,500 डिप्रिसिएशन के बारे में बोला है, अब वो एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन करो बोलते, उसके बारे में कहाँ बोला है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, जो एसेट की वैल्यू कम कर दी एडजस्टमेंट के तौर पे, उसके बारे में दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाके डेप्रिसिएशन के नाम से लिख दो, नहीं लिख दो, हाउ लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन की हेडिंग लिख दिए, लैंड बिल्डिंग लिख दिए 7,000, और फर्नीचर लिख दिए 4,500, और टोटल मिला के 11,500। नहीं समझ में आ रहा, बस एडजस्टमेंट नंबर, इनकम अकाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, पहले बताओ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ है क्या, रिसीव में देखो ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है क्या, 1,000 मिला है, और फिर भी एडजस्टमेंट में बोलता कितने रुपए अकर्ड है, तो एक मिल गया, दो मिलने का, टोटल इनकम कितनी 3,000, जिसमें से मिलने का सिर्फ कितना है, तो वो 2,000 जो मिलने का जिसके बारे में एडजस्टमेंट में बोला उसको कहाँ लिखेंगे, एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में कितना लिखेंगे सर, 2,000, करंट ईयर के इनकम में कितना लिखेंगे सर, 3, एक और दो मिला के, एक का एक इफेक्ट हो जाएगा, दो का एक इफेक्ट हो जाएगा, और वो दो का दूसरा इफेक्ट एसेट में होगा, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे सर, अक्रूड इनकम का मतलब इनकम मिलने की है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के पहले एसेट में जाके लिखते, बातें मत करो, अक्रूड इनकम के तौर पे कितने रुपए लिख दिए एसेट में, आप चाहो तो उसको अलग से एसेट में भी बाहर लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड करके भी, अक्रूड इनकम ऐड करके भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उससे रिलेट करने की कोई जरूरत, अल्टरनेट तरीका है लिखने का, अगर बाद में अपन अलग से 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट जब बचे आइटम के तौर पे लिखेंगे तभी भी लिखेंगे, और ये 2,000 अलग से भी लिखेंगे, दोनों का नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कहाँ लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो पेमेंट में लिखी हुई है 1.5 लाख रुपए, उस 1.5 लाख रुपए में कितने रुपए जोड़ के लिखा एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में 1,52,
ये 150 कहाँ से लाया? और वो अपने को ऐसा लिखने की जरूरत, ये आप 2000 को डायरेक्ट एसेट में बाहर लिख सकते हो, और जब 150 बाद में इन्वेस्टमेंट आएगा एसेट है उसको डायरेक्ट बाहर लिख देना, दोनों को अलग अलग डायरेक्ट डायरेक्ट बाहर बाहर, समझते? और ये जो 2000 है उसको इनकम में बस जोड़ के लिखना है, ये कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जोड़ के लिखना ज्यादा जरूरी है। तो 2000 और 1000 मिला के इनकम में कितना लिखू? ये रिसीव्ड वाला इसका एक इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट, टोटल मिला के 3000, समझते? अगला एडजस्टमेंट कैपिटलाइज करने बोला, इंट्रेंस फीस का 50% और डोनेशन का 60%। इंट्रेंस फीस कितना रिसीव्ड हुआ? 50,000 का 50%, और डोनेशन कितना रिसीव्ड हुआ? 60,000 का 60%, 50 का 50, 60 का 60। तो बताओ ना, इनकम में आ जाते हैं, इनकम में ये जाके क्रेडिट में जाके डोनेशन में से 60 में से 60% घटाओ, 60,000 का 60% कितना होता है? बचेगा 24। और अगर हम बात करें, और एक क्या था, इंट्रेंस फीस कहाँ गई? इंट्रेंस फीस के 50,000 में से 50% मतलब घटाओ और 25,000 बताओ। ये समझ में आ रहा है 24-25 कहाँ से आ रहा? तो 60 में से 60% जा रहा है और 50 में से 50% जा रहा है, और जो कैपिटलाइज किए है 25,000, और तो ये दोनों के बारे में कहाँ बोला है? दूसरा इफेक्ट कहाँ जाके क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड। लेकिन अपने को कैपिटल फंड अभी मालूम है क्या? तो मजाक से कैपिटल फंड लिख देना, मतलब सही में लिख देना, उसका अमाउंट बस क्या नहीं करना, अभी मत लिखना, उसके आगे बस प्लस करके क्या लिख दो, लाइबिलिटी में जाके करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल डोनेशन कैपिटलाइज और इंटरेस्ट कैपिटलाइज का फिगर लिख दो, 36,000 और 24, जितना 60% 50% माइनस किए वो वाला फिगर। तो देखो लाइबिलिटी में अभी अपने को कैपिटल फंड मालूम है क्या? ओपनिंग बैलेंस मालूम है क्या कैपिटल फंड का? वो मत लिखो, बट डायरेक्ट 50% इंटरेस्ट इसके नाम से ऐड कर दो, 60% डोनेशन के नाम से भी ऐड कर दो, ठीक है? ये अभी हमने लिखे नहीं है, क्या नहीं लिखे अपन ने? सिर्फ अपन ने जितना अंडरलाइन किया उतना ही लिखे, समझ रहे हो? आगे एडजस्टमेंट खत्म हो गए क्या? अब क्या करेंगे सर? बचे आइटम के इफेक्ट बताओ बच्चों। ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे क्या? इग्नोर कर दो, इग्नोर, पागल है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए तो इग्नोर को करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ लिख दो? 32,800, 32,800 का एसेट में देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में 32,800 लिखा है क्या? क्लोजिंग काय को देखते हैं, पगले है क्या? ओपनिंग देखो ना, 32,800, समझते नहीं समझते? इसका कितना इफेक्ट करिएगा बोलो? एक के बाद सब्सक्रिप्शन हो चुका है, हाँ हाँ बोलते जाओ, हाँ डोनेशन हो चुका है, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट की रिसिप्ट भी और इंटरटेनमेंट का नेट करके भी लिख सकते हैं, और अलग अलग भी लिख सकते हैं, नेट करके लिखते हैं, 40 में से 35 जाएगा कितना आएगा? तो क्या है ज्यादा? रिसीव ज्यादा है ना, इनकम में लिख देंगे इंटरटेनमेंट सरप्लस, या इंटरटेनमेंट का रिसीव 40 माइनस पेमेंट एक्सपेंसेस 35, बचा 5, जो इनकम है रिसिप्ट में ज्यादा है इसलिए इनकम में 5,000 लिख देंगे, तो इनकम में आ जाते हैं। आगे इनकम अलग अलग लिख देंगे, कोई बात नहीं। अभी हम उसको एडिट नहीं कर सकते इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं, अदरवाइज आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, समझता है उज्जवल और प्रज्वल? समझ में आया? आप मिला के भी लिख सकते हो, किताबों में अलग अलग तरीके से कभी भी कुछ भी लिखता है, और अपन भी क्या कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं, मन में आया वो करो। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम, समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? इनकम समझ में आ रहा है कि कम समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन एफडी को कहाँ लिखेंगे? इनकम, इनकम में देखो लिखा है क्या इंटरेस्ट ऑन एफडी? ओ हिडन एडजस्टमेंट, क्या है सर? हिडन एडजस्टमेंट, ये क्या है? तो हिडन एडजस्टमेंट को देखने की आदत रखो, हिडन एडजस्टमेंट को देखने की आदत रखो, मतलब अगर कोई किसी आइटम के सामने परसेंटेज वगैरह लिखा है, सब आपको शायद कभी भी बताए थे, पार्टनरशिप में बताए, अगर ये इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट ये 8% उसके आगे लिखा है, ये क्या है सर? हिडन, हिडन एडजस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट का रेट है 50,000 का 8% होता कितना है? 4,000, 4,000। लेकिन इस चीज में थोड़ा सा दिक्कत है, किस बात का दिक्कत है? हाँ 6 महीने का निकालना चाहिए, लेकिन ये स्टेट बोर्ड की दिक्कत यही है कि उसमें वो कुछ का कुछ किताब में करके रखते हैं, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं वो किस हिसाब से पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, जो भी प्रॉपर एक कंसेप्ट है, अब ये कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होती, कईयों कईयों बार गड़बड़ गड़बड़ करके किया रहता है, वो साल भर का निकाल लिया उसने पगले निफ्टी ने। बिजनेस चालू है क्या इस साल? नहीं। इन्वेस्टमेंट किस चीज में किया है? एफडी में, तो पहले ही दिन किए होंगे, जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन किया उसी तरीके से उसने, समझ रहे नहीं समझ रहे? वैसे तो इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि डेट नहीं मालूम, तो जितने महीने का मिला ना उतने महीने का मिल गया, जो भी नहीं अक्रूड होगा तो बताता था, ऐसा मानना सही तरीका है।
जैसे अभी इसका 8% निकाले तो 1 साल के, अगर 1 साल का भी होगा तो 4 मिलना चाहिए, और अगर आधे साल का बात करें तो 2, लेकिन ऑलरेडी मिल कितना गया है, तो क्वेश्चन है ना 50,000 काटवा, आंसर में देखो ना कितना मिल गया है, रिसिप्ट में देखो ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक मिल गया है। अगर एक मिल गया है तो एक ही ऐड करना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए, वही तो बोल रहे 8% 50,000 का कितना होता, ओके। वो ये एक गलत दिख गया, वही बोल रहे 50,000 का 8% कितना होता, लेकिन 4,000, लेकिन यहाँ पर दिख रहा कितना है, रिसीव्ड कितना हो गया, का मतलब आप अपने मन से आप 6 महीने वाला हिंट तो सोच नहीं सकते, समझ रहे हो, कुछ नहीं बोला लेकिन अमाउंट तो ज्यादा मिल गया ना, तो जरूर वो 6 महीने से तो ज्यादा ही है। अगर कुछ नहीं बोला तो हम मान सकते 9 मंथ का मिला हो, एक्जैक्टली 9 मंथ का वैल्यू है वो। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में करेक्ट करेक्ट तरीका क्या आंसर करने का, कि मान लो जितने दिन का था वो पूरा मिल गया, अपने मन से कुछ भी अक्रूड मत मानो, क्योंकि डेट नहीं लिखी है, तो जितना होगा मिला है उतनी अपनी इनकम होगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसको साल भर का मानेंगे तो फिर 1,000 ऐड करना पड़ेगा 4 करने के, समझ रहे हो, जो कि एक इलॉजिकल है इस क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट करना, हमारे अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर। क्वेश्चन में अगर कुछ और लिखा है किताब में तो हम कुछ और पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन किताब में लिखा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन में चीजें चेंज होना चाहिए, क्या कि इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन ओपनिंग डेट, या इसके ब्रैकेट में डेट लिख के देना चाहिए, जो के केस में वो आंसर से मैच करेगा कंसेप्ट, अदरवाइज वो गलत है। रिकॉर्डिंग करके बोल रहे छाती ठोक के बोलेंगे, ये गलत है, समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं ज्यादा घमंड नहीं अपने को, लेकिन जितना है वो थोड़ा थोड़ा तो है, मतलब जितना है वो पढ़ लिख के ही बता रहे हैं, ऐसा अनपढ़ अनपढ़ गवार समझ बता रहे कि नहीं, हमको मालूम है उतना बता रहे हैं, समझ में आता है हम क्या बोलना चाहते हैं, समझो थोड़ा, जितना जितना दिमाग है उतने से समझो कम से कम। तो ओवरऑल इसने जो किया ना चेप्टे ने, गलत कर दिया। पगले ने 3,000 मिलने के बाद में भी 1,000 अपने मन से जोड़ा, क्या मान के जोड़ा कि पहले दिन कर दिया होगा, तो इस चीज के लिए आप नोट लिख के करना, एग्जाम में हम आपको सजेस्ट करेंगे कर देना पूरा भी, लेकिन उसको नोट लिख के करना, ऑन ऑन एन एवरेज अदरवाइज 6 महीने का लिया जाता है, ये लिख दिए 4,000, और अगर 1,000 रुपए कम मिले तो वो इनकम हमको मिलने की है तो कब मिलेंगी, इसलिए उसका दूसरा इफेक्ट भी करना पड़ेगा हिडन एजेंट के तौर पे, जो मिलने के वो कब मिलेंगे, इसलिए एसेट में लिख दो, एसेट में क्या नाम से लिख दो, उसको भी जैसे इन्वेस्टमेंट को ऐड करके लिखा था ना, वैसे इंटरेस्ट को भी उसमें ऐड करके लिखा है पगले ने, तो कोई कंपलसरी चीज नहीं है, इसको 1,000 को अलग 50 को अलग भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बचे आइटम में क्या लिखा है बच्चों, लाइटिंग बताओ क्या है, लाइटिंग, लाइटिंग, दो ऑप्शन दे रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए, लाइटिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग, बताओ दोनों में से एक एसेट है और एक एक्सपेंडिचर है, लाइटिंग एक्सपेंसेस है और इलेक्ट्रिक फिटिंग इलेक्ट्रिक, या अभी ये हमने इसलिए नहीं बोले कि ये मजाक करना चाहते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फिटिंग वर्ड भी आएगा आगे, कुछ बच्चे ने लाइटिंग इलेक्ट्रिक एक ही तरह का खर्चा है बोले, इलेक्ट्रिक फिटिंग एक एसेट वाला आइटम है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करे तो दिवाली जैसी चाहिए दूसरा फिटिंग करेंगे, अगले है क्या, वो इलेक्ट्रिक दिवाली की फिटिंग थोड़ी है, वो दीवार के अंदर से जाता, आज के नए जमाने में तो दीवार के अंदर से ही जाता, तो जो भी रहता इलेक्ट्रिक फिटिंग हर साल करते क्या, ये एक प्रकार का एसेट है, लेकिन लाइटिंग वाइटिंग जैसी चीजें नॉर्मली टेम्पररी रहता है, कल तो वैसे 2-2 3 साल चल जाते लाइटें वाइटें, अदरवाइज वो रेवेन्यू खर्चा ही है, समझते हो क्या बोल रहे हैं हम, लाइटिंग का खर्चा रेवेन्यू होता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का खर्चा कैपिटल वो एसेट होता है, ये लाइटिंग है एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पर 18-19, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि पिछले साल का खर्चा अभी पे कर रहे हैं, मतलब वो अभी लाइबिलिटी, अभी इतने सारे को तो छोड़ दो, पहले खर्चे के बारे में थोड़े चर्चे करते हैं, ठीक है, वो तो लिखी दिए थे ना, एंटरटेनमेंट जनरल मेंटेनेंस सब लिखते, देखो लिखा है क्या, लाइटिंग लिखा है, जनरल लिखा है, मेंटेनेंस लिखा है, प्रिंटिंग लिखा है, वेरी गुड, उसके बाद पिछले साल का एक्सपेंसेस इस साल पे कर रहे हैं, का मतलब पिछले साल वो पे नहीं किए होंगे, इसलिए पिछले साल की क्या रही होंगी, पिछले साल के लाइब्रेरी में ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में लिखा है क्या, देखो वाला 25,000 है क्या, पिछले साल का खर्चा जो इस साल पे किया 25,000 है क्या, बाप रे बाप रे, अच्छा हो गया ना, उसके बाद एफडी को क्या वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसमें प्लस करके लिखे थे, और ये बैंक का ही नाम है, और ये बैलेंस जो है नाली में फेंक दो पैसा ले जाके, 33,300 का क्लोजिंग बैलेंस का एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट में दिख रहा था 33,300, सबसे पहले क्या बंद करो,
इनमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो सरप्लस बोलेंगे, कितना बोलेंगे, यही जम के बोलो कि 1,60,000 रुपए का इनकम जो सरप्लस जो है उसको कहा जाके प्लस करेंगे। लेकिन उसके लिए ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए रहेगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करेंगे, एसेट ज्यादा आएगा, एसेट ज्यादा आएगा, एसके लाइबिलिटी भी लेंगे, लाइबिलिटी बैलेंसिंग आएगा, बैलेंसिंग कितना आएगा, 1,26,8 को क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं हम? मतलब वो बंद करने के बाद कैपिटल फंड निकालना है। ये कैपिटल फंड निकाले 1,26,800, 1,26,800 को ओपनिंग बैलेंस शीट में कहा लिख देंगे, अंदर लिख देंगे, और ये लिखने के बाद अपडेट करके बाहर लिख देंगे टोटल, और टोटल लिखने दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल। नहीं समझ रहा कुछ भी? तो ये अगर अपने एनपीओ की क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आते हैं जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आते, अदरवाइज एडजस्टमेंट मतलब एनपीओ में ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप लोग पढ़े नहीं हो। पार्टनरशिप में मैक्सिमम चीजें देखी देखी जैसी है, बल्कि यहाँ पर तो ये बात का टेंशन कम है, रॉयल्टी आ गया, कैरेज इनवर्ड है, आउटवर्ड है, उसको क्रेडिट में लिखू, पीएनएल, इसका झंझट है क्या इधर? खर्चे की चर्चा ही नहीं करना, पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में लिखना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाव लगा था, हम भी पढ़ लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे?